Hi everyone, welcome back to my channel Tanya Singh and how are you guys doing? आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू 2022-23 सेशन। और इसमें जैसे जैसे अपडेट होंगे वैसे वैसे आई विल बी अपडेटिंग यू गाइज। सो यहाँ पर हमने डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर, दिस इज अ पार्ट सेकेंड ऑफ द वीडियो एंड पिछले पार्ट में हम लोगों ने कंटिन्यू किया था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। इफ़ यू हैव नॉट सीन माय पार्ट 1 ऑफ द वीडियो यू कैन सी इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और आज हम लोग शॉक थेरेपी भी करेंगे। सो बिफोर वी मूव ऑन लेट मी टेल यू अबाउट द सिलेबस ऑफ द, आपका सिलेबस मैं हमेशा रिवाइज करवाती हूँ बिकॉज द मेन प्रॉब्लम द स्टूडेंट्स आर फेसिंग इज द सिलेबस ओनली, कि क्या है बुक में क्या नहीं है। तो मेरा बस एक वही छोटा सा इनिशिएटिव है कि आपको सिलेबस एकदम जो है मुँह जुबानी याद हो जाए। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन विच इज़ अ चैप्टर 2 ऑफ योर बुक, अभी अपडेट नहीं हुई है। एंड चैप्टर नंबर 3 आपका यूनिपोलर वर्ल्ड है। तो ये जो चैप्टर है कुछ पार्ट्स चैप्टर 2 के प्लस कुछ पार्ट चैप्टर नंबर 3 के जोड़कर बनाया गया है चैप्टर नंबर 1 आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अभी हम लोग कर रहे हैं और आज कंप्लीट कर देंगे। देन इन द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो यू आर गोइंग टू गेट यूनिपोलर वर्ल्ड। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ये चैप्टर भी अपलोडेड है एंड ग्लोबलाइजेशन चैप्टर भी अपलोडेड है और बाकी अपलोड हो जाएंगे। So you can subscribe to my channel for more updates. This is a very new pattern, अभी latest pattern के according चल रहा है। So yeah, let's start। तो हमने पिछले पार्ट ऑफ द वीडियो में क्या किया था, हमने पढ़ा था किस तरीके से जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उसके डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, उसके रिजल्ट क्या निकले, उससे हमको क्या जो है उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। तो अगर हम ग्लोबली देखें तो 3 कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं मेन। पहला, एंड हो गया आर्म्स रेस का और एक न्यू पीस आ पाया बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। देखिए कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हम यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए एंड्स ऑफ द आर्म्स रेस एंड पॉसिबली अ न्यू पीस, क्योंकि देखिए कोल्ड वॉर वाज ऑल अबाउट दी पावर राइवलरीज और मैंने आपको बताया था कोल्ड वॉर में क्या था, आर्म्स रेस थी। जिसने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो नहीं देखा है उसको कोल्ड वॉर के बारे में नहीं पता होगा, तो आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोल्ड वॉर एक तरीके का आर्म्स रेस था, वो लोग जो है ये देख रहे थे कि किसके पास ज़्यादा जो है न्यूक्लियर वेपन्स और हथियार होंगे। सिंस यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया उसी के साथ साथ आर्म्स रेस खत्म हो गई। साथ ही साथ आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट भी था, जो कि मैंने बताया कि कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा या सोशलिज्म, तो वो भी जो है ख़त्म हो गया था। तो इसकी वजह से जो एक बहुत ही जो एक मैसिव आर्म्स रेस ट्रिगर अप हुई थी वो थोड़ी सी लोअर डाउन हो चुकी थी और एक नया पीस का एरा आ चुका था, क्योंकि अब तो सेकेंड ब्लॉक बचा ही नहीं। देन दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट वन है, स्टार पॉइंट है, मार्केट एज अ स्टार पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है, चेंज इन द पावर रिलेशंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे ही पहले 2 सुपर पावर थी, यूएस था और यूएसएसआर था कोल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि अब यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी सामने आती है, या तो यूएस जो बच गया है वो सुपर पावर बनकर, या फिर क्या होगा, या तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनेगा, यूनि मतलब 1, तो एक सुपर पावर होगी, या मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। मल्टीपोलर यानी कि डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, कोई भी एक सुपर पावर नहीं रहेगी बल्कि मल्टीपल पावर्स रहेंगी। और मल्टीपल पावर्स होने के कारण क्या होगा कि कोई भी एक सुपर पावर नहीं होगी, सब जो है एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि यूएस जो है सुपर पावर हो गया, यानी कि हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं रेदर देन मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सेवरल प्लेयर्स हों उसको हम लोग मल्टीपोलर बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर एक ही मेजर प्लेयर हो उसको यूएस बोलते हैं। तो यस, पावर रिलेशंस में जब एक ही सुपर पावर बच गई तो पावर रिलेशंस चेंज हो गए। पावर रिलेशंस क्या हो गए,
कि हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में पहुंच गए। अब देखिए रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज इन इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है। देखिए जो इसमें जीतेगा जैसे यूएस, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी आइडियोलॉजी भी जीत गई। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हम जो बोल रहे थे लिबरल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल फील्ड में, और हम जो बोल रहे थे कैपिटलिज्म, वो ज़्यादा बेटर है। तो क्या होगा, जो सुपर पावर है उसके आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा पूरे वर्ल्ड पे, क्योंकि वो विनर है डेफिनेटली। एंड उनके इंस्टीट्यूशंस का भी इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो हम आज देख रहे हैं और न्यूज़पेपर्स में बहुत बार सुनते हैं। ये जो है इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा अमंग ऑल द कंट्रीज़। ये जो है पावरफुल एडवाइजर्स बन गए इन कंट्रीज़ की, और इन्हें लोन वगैरह प्रोवाइड करने लगी, इन्हें मदद करने लगी कि कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन करने के लिए, यानी कि जो आप सोशलिज्म में है उसे कैपिटलिज्म आप अडॉप्ट कर लीजिए, उसको कन्वर्ट करने में मदद करने लगी। तो जो आइडियाज़ हैं वो चेंज हो गए, जहाँ कंट्रीज में पहले सोशलिज्म चलता था वहाँ पे कैपिटलिज्म चलने लग गया। जहाँ पे पहले एक ही पार्टी रहती थी, नॉन डेमोक्रेटिक था, वहाँ लिबरल डेमोक्रेसी आ गई। तो यस, ये भी एक मेजर चेंज आया था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज द एमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। डेफिनेटली क्या हुआ था कि जब भी कोई वॉर ख़त्म होती है, चाहे आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज टूट कर बनी थी, चाहे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, इंडिया इटसेल्फ 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी है। तो उसी तरीके से जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ एंड यूएसएसआर जो है, जो कि 15 रिपब्लिक से था, अब जो है ये 15 रिपब्लिक्स जो है वो अलग अलग हो गई, नई कंट्रीज बन गई। 15 की 15 जो है वो न्यू कंट्रीज हम लोगों को देखने को मिली। तो डेफिनेटली न्यू कंट्रीज एमर्ज हो गई। जो बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो जो है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहती थी एंड नाटो का पार्ट बनना चाहती थी। वेयर एज जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, जिस कंट्री के बारे में हमने बहुत अच्छे से किया है, ये कंट्री जो है वो यूएसएसआर से अलग नहीं होना चाहती थी। ये जो है इन्होंने अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा उठाया, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एशिया के बिल्कुल सेंटर में है। तो उन्होंने रशिया के साथ भी बहुत अच्छे टाइज रखे और वेस्ट के साथ भी, यूएसए के साथ भी बहुत अच्छे टाइज रखे। तो वो दोनों तरफ से जो है मेंटेन करना चाहती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ और नए प्लेयर्स आ गए, कुछ और नई कंट्रीज आ गई जिनकी आइडेंटिटी, इंटरेस्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज सब अलग अलग थी, राइट। सो अब हम लोग इन्हीं इश्यूज पे, डिफ़िकल्टीज पे पहुंचते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये शॉक थेरेपी क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क कर लीजिए इस टॉपिक को। सो शॉक थेरेपी किसको बोलते हैं? इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम मतलब कि जो 15 रिपब्लिक्स अब जो है यूएसएसआर के बाद जब वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, तो इसीलिए उन्हें बोलते हैं पोस्ट कम्युनिस्ट। पोस्ट मतलब आफ्टर कम्युनिस्ट रिजाइम जो कंट्रीज थी। पहले तो जानते हैं कि शॉक थेरेपी क्या होता है। शॉक थेरेपी का बहुत ही सिंपल मतलब है, एक बार समझ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। देखिए जो यूएसएसआर थी वो दो आइडियोलॉजीज में बिलीव करती थी, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया, एक तो सोशलिज्म और एक जो है कि स्टेट की ऑनरशिप हर चीज़ में ज़्यादा रहेगी और एक ही पार्टी काम करेगी, सीसीपी, राइट। एंड अब जो है यूएसएसआर क्योंकि हार चुकी है, उनकी आइडियोलॉजी से फेलियर ही मिला है, तो अब जो है एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इन कंट्रीज़ में कि जो भी आइडियोलॉजीज थी, सोशलिस्ट सिस्टम जो था उससे जो है अब यूएस के सिस्टम में कन्वर्ट होने के लिए जो है एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सारी कंट्रीज जो है अब कैपिटलिज्म को लेना चाहती हैं, प्राइवेट ऑनरशिप की तरफ बढ़ती हैं और साथ ही साथ अपने अंदर नॉन डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट्स को लेकर आने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये जो ट्रांजिशन का प्रोसेस है, किस तरीके से ये सोशलिज्म से धीरे धीरे करके कैपिटलिज्म में बदलेंगी, इस प्रोसीजर को हम लोग शॉक थेरेपी बोलते हैं। एक तरीके से थेरेपी की तरह है कि उनकी जितनी भी इकोनॉमिक स्लोडाउन हुई है उसको थेरेपी से जो है सही करेंगे। ये थेरेपी क्या है? कैपिटलिज्म को अपनाना, डेमोक्रेसी को अपनाना, ठीक है।
एंड सो एक बार ये भी पढ़ लेते हैं. सो अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशल सिस्टम टू द डेमोक्रेटिक capitalist system. The model of transition in Russia, Central Asia, East Europe that was influenced by the World Bank and National Monetary Fund is known as the shock therapy. स्पेशली दो इंस्टीट्यूशन इसको गवर्न करे थे, पहला वर्ल्ड बैंक एंड दूसरा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि दोनों ही यूएस के इंस्टीट्यूशन है. ये क्वेश्चन भी आपसे जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा सकता है. देखिए शॉक थेरेपी के ऑलमोस्ट बहुत बेसिक फीचर्स रहे हैं. एक हम कह सकते हैं कि एक गाइडलाइन टाइप जो हर जो है कंट्री जो भी ट्रांजिशन कर रही थी उसके अंदर अप्लाई हुए. इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है. क्या इसके बेसिक डायरेक्शंस, बेसिक फीचर थे? पहला, ये लोग जो है सभी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते थे, इन द सेंस दैट कि पूरा टोटल शिफ्ट जो है जो सोशलिस्ट इकोनॉमी था, यानी कि जो जिसके अंदर स्टेट सब कुछ कर रहा था, उससे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहते थे. राइट इसका मतलब क्या है, जितने भी सोवियत पीरियड के स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें तोड़ना. दूसरा इनका ये रूल था कि अगर आप शॉक थेरेपी का पार्ट था प्राइवेटाइजेशन. इसमें क्या था, जितनी भी पहले क्या था यूएसएसआर के टाइम पे स्टेट ऑनरशिप, डोमिनेंट ऑनरशिप रखती थी, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज थी सब कुछ स्टेट कर रही थी. अब जो है उसकी ऑनरशिप को किसको देना था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देना था. एंड दे आर गोइंग टू बड़ी बड़ी एसेट्स, कॉर्पोरेट ऑनरशिप, वो अब इस चीज़ को हैंडल करेंगे. और इस मेथड में उन्होंने ये बोला था कि कोई और तीसरा तरीका है ही नहीं. आपको सीधा या तो आप स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म में जाइए या कैपिटलिज्म में, कोई थर्ड पाथ नहीं है इस चीज़ का. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट कि शॉक थेरेपी ये भी रिक्वायर करती थी कि एक चेंज हो एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में इनकी इकोनॉमिक. एक्सटर्नल ओरिएंटेशन से मेरा मतलब है ट्रेड. कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है उसमें भी चेंजेस लाने हैं. पहले क्या था कि ट्रेड होता नहीं था ज़्यादा, इट वॉज कन्फाइंड विद इन द कंट्री ओनली. बट अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो और फ्री ट्रेड हो. फ्री ट्रेड का मतलब किसी को पता है? ऑब्वियसली यू कांट रिप्लाई मी, यू कैन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स बट ऑलवेज. सो फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि एकदम जो है दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी गुड्स और सेल का प्रोड्यूस है वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हो. राइट बिना इकोनॉमिक स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड राइट कि फ्री ट्रेड में आपका बिना किसी रोक टोक के बहुत ही इजीली जो है दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है. ज़्यादा जो है रेगुलेशन नहीं लगाई जाती हैं. पहले जो है यूएसएसआर की इकोनॉमी पूरी क्लोज थी, अब जो है फ्री ट्रेड और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है इन्हें बहुत ही मेजर रोल इनका माना गया इन द ट्रांजिशन. फोर्थ थिंग ये थी कि इन्हें अपनी कंट्री को ओपन करना था कि फॉरेन से उन्हें इन्वेस्टमेंट मिले, प्लस इन्हें फाइनेंशियली डीरेगुलेशन करना था. रूल्स को जो है और ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट ना बना के बहुत ही ईजी रूल्स बनाने थे एंड करेंसी को भी कन्वर्ट करना था. फाइनली जो है ट्रांजिशन का ये था कि इट इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलाइंसेज. मतलब जो ट्रेड अलाइंसेज थे यूएसएसआर के टाइम पे 15 रिपब्लिक्स के आपस में, क्योंकि वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उससे हटकर अब सारी जो इकोनॉमीज हैं वो उनका जो है लिंक आपस में ना होकर किससे होगा, वेस्ट से होगा. डायरेक्टली वेस्ट के इंस्टीट्यूशन से होगा, यूएस से होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से होगा. तो यहाँ पे जो उनकी ट्रेडिशनल लाइफ थे वो हटकर जो है डायरेक्टली वेस्ट के साथ कनेक्ट हो गए. एंड अब जो है कैपिटलिस्ट स्टेट जो है इन्हें गाइड कर रही थी कि इन्हें कैसे जो है अपनी कंट्री को आगे, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है. तो आपने देखा कि शॉक थेरेपी में क्या क्या था. अब शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, यानी कि ये शॉक थेरेपी जो इन्वेंट हुई थी और जो है कैपिटलिज्म में एकदम से जो चेंज करने के लिए ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों को देखने को मिले. आई फील दैट जो एकदम से चेंज करने की जो चीज़ है, आई थिंक वो ग्रेजुअल होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट वो एकदम से बहुत ही इम्पल्सिव तरीके से की गई, बट इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिले. तो आइए देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना था इन्हें, जितनी भी स्टेट कंट्रोल चीज़ें हैं उन्हें प्राइवेट करना था. तो इसकी क्या होती है, बिडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बोली स्टार्ट हो जाती है. और क्योंकि सोवियत यूनियन के अंदर 90% ऑफ इंडस्ट्रीज किसकी थी, स्टेट की थी, तो इसीलिए 90% जो भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी मार्केट फोर्सेस के पास चली गई. एंड वो गवर्नमेंट डायरेक्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, अब गवर्नमेंट के मार्केट के लॉज के अकॉर्डिंग चल रही थी. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री. ये अलग से आ सकता है मार्केट एज अ स्टार पॉइंट की लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री क्या है. तो ये यही है कि इतनी लार्ज स्केल पे, क्योंकि लार्ज स्केल पे जो है स्टेट कंट्रोल भी थी, अभी सभी को प्राइवेट कर दिया एकदम से रातों रात. तो सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सेल हो गई अंडर वैल्यूड प्राइस पे. मतलब जितनी उनकी वैल्यू नहीं थी वो उतनी भी वैल्यू नहीं मिली, थ्रो अवे प्राइजेस पर बिक गई. हालांकि सिटीजन्स को वाउचर्स मिले थे कि वो सेल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट सिटीजन्स की इतनी गरीबी हो गई थी कि बहुत सारे लोगों ने अपने वाउचर्स जो है वो बेच दिए किसी किसी लोगों को ब्लैक मनी कमाने के लिए, क्योंकि दे वर इन द नीड ऑफ द मनी रेदर देन यूजिंग इट टू बाय देयर ओन इंडस्ट्रीज. सेकेंडली जो वैल्यू थी रूबल की, रूबल इज अ रशियन करेंसी, ठीक है, वो भी गिरने लग गई. एंड इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई
ठीक है, महंगाई जो है वो भी बढ़ने लगी और सारी सेविंग्स लोगों की खत्म होने लग गई। कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम होता था USSR के टाइम पे, जिसमें सभी लोग मिलकर सोशली जो है फार्मिंग और फूड को प्रोड्यूस करते थे, वो सिस्टम जो है वो खत्म हो गया क्योंकि शॉक थेरेपी चल रही थी। सो फूड सिक्योरिटी जो है कंट्री की वो नील हो गई, कंट्री को बहुत ज़्यादा फूड मंगवाना पड़ गया। रशिया की GDP जो है 1999 में बहुत ही कम थी जितनी वो 1989 में थी। और जो ओल्ड सिस्टम था, जो कि मैंने आपको बताया भी था इन द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, सब्सिडीज प्रोवाइड करने का, क्योंकि अब वो भी चला गया है, तो सारे लोग जो है वो पॉवर्टी में आ गए। साथ ही साथ मिडिल क्लास जो है वो एकदम जो है पेरीफेरी ऑफ सोसाइटी में जाकर धकेल दी गए। पेरीफेरी मीन्स एकदम बॉर्डर ऑफ द सोसाइटी में जो है वो पुश हो गए। एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर इसके कारण या तो डिसइंटीग्रेट हो गई या माइग्रेट हो गई। एक माफिया इमर्ज हो गया और जो डिस्पैरिटीज हैं बिटवीन द पीपल, जो इनइक्वालिटीज हैं, जो रिच एंड पुअर के बीच का जो एक गैप है वो और ज़्यादा वाइडेंड होता गया। प्लस ये तो इकोनॉमिक फ्रंट पे मैं आपको बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ ज़्यादा खास हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जितनी जो है एंथुजियाज्म से उन्होंने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया था, उतना जो है नॉन डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक बनाने के लिए उतना पॉलिटिकल ट्रांजिशन नहीं किया। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट रही है कि जितनी आपने एंथुजियाज्म से, जितनी हरीनेस के साथ आपने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, उतना पॉलिटिकली नहीं किया। सारी कंट्रीज, इन सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हरीडली पास हुए, सभी में एग्जीक्यूटिव बहुत ही स्ट्रॉन्ग था जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, और पार्लियामेंट विच इज एक्चुअली इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसे पीपल खुद इलेक्ट करते हैं, उसके पास पावर थी नहीं। सेंट्रल एशिया में तो प्रेसिडेंट्स जो है उनके पास इतनी पावर थी और वो बहुत अथॉरिटेरियन बन जाते थे। जैसे प्रेसिडेंट जो है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के, वो खुद को जो है 10 ईयर्स की पावर पर अपॉइंट करते थे और फिर अनदर 10 ईयर्स जो है अपनी अपॉइंटमेंट को बढ़ा देते थे। कोई भी प्रोटेस्ट अपोजिशन से अलाउड नहीं था, कोई भी जुडिशियल कल्चर या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जैसी कोई बात नहीं थी। सो दीज आर द थिंग्स जो कि शॉक थेरेपी के हमने कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बहुत ज़्यादा झेले हैं। उसके बाद हम रिवाइवल की बात करते हैं। फिर धीरे धीरे जाकर जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्म हुए, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में कन्वर्ट होने लग गए। फिर फाइनली जो है आफ्टर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ऑफ शॉक थेरेपी हम लोगों को 2000 के करीब, क्योंकि 1991 में डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है, शॉक थेरेपी स्टार्ट हुई, तो ऑलमोस्ट 2000 के करीब जो है आकर फिर से ये सारी कंट्रीज उठी हैं जैसे तैसे। स्पेशली रशिया की मैं बात करूँ तो येस, एंड रीज़न इनके रिवाइवल का ये था कि जो इनके पास, ये सारी कंट्रीज के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स। अब देखिए रशिया जो है, अभी देयर इज अ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, राइट। इसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो पूरी कंट्री के बढ़ रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर द कंट्रीज जिनके पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जिसपे बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, राइट। तो इसके ट्रेड से, इसके एक्सपोर्ट से इनकी जो है रशिया की इकोनॉमी थोड़ी सी इंक्रीज होने लगी 2000 में। प्लस जो है अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और अदर कंट्रीज जिनके पास ऑयल रिसोर्सेज नहीं थे वो कैसे प्रोस्पेरस बनी? क्योंकि इन कंट्रीज से पाइपलाइंस जुड़ी हुई थी और पाइपलाइंस के रेंट के पैसे जो है वो इन कंट्रीज को मिलते थे। ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी, इसीलिए कंट्रीज जो है वो रिवाइव कर गई थी। तो आपको, आई होप इट इज clear for today, right? So that's it and enough for your disintegration of USSR. In the part 3 of the video we are going to cover the unipolar world, जहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि USSR के डिसइंटीग्रेट होने के बाद हम यूनिपोलर वर्ल्ड में पहुँच गए थे, तो उसी यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ करेंगे। So meet you in the unipolar world part 3 of the video. Till then, take care of yourself and have a nice डे। बट बिफोर यू गो, आपको जो है ये स्लाइड मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर क्लिक कीजिए एंड यू विल गेट देयर। थैंक्स।